Hello students, welcome back to maths class for class 10th and the chapter name is linear equation in two variables. आपको पता है हम लोगों ने linear equation in two variables स्टार्ट किया था और आज हम लोग अपने चैप्टर को ख़त्म करने जा रहे हैं. मैं रिकॉल करवा दूं आपको कि दो वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन होता है उसके अंदर दो वेरिएबल होता है x और y और उसके लिए दो इक्वेशन चाहिए होता है सॉल्व करने के लिए. और उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स मेरी तरफ से बताए गए हैं. एक मेथड था आपके पास में एलिमिनेशन मेथड जिसमें हम कैंसिल करके x और y का वैल्यू निकालते थे, जबकि एक मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो सिखाया गया था आपको कि कैसे किसको किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम बनाते हैं, और तीसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसके साथ ढेर सारा जो वर्ड प्रॉब्लम था इसमें वो हमने लाइन बाय लाइन हर तरह का वर्ड प्रॉब्लम भी आपको सिखाया है. उन वर्ड प्रॉब्लम के अंदर में आपके पास 2 डिजिट का क्वेश्चन, एज टाइप क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर टाइप क्वेश्चन, फ्रैक्शन के क्वेश्चंस, पेरीमीटर, एरिया, क्वाइंस, कई तरह के क्वेश्चंस के बारे में मैंने अपने वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी दिया है. और लास्ट क्लास में जो मैथ्स में हम लोगों ने किया था एक खास तरह का क्वेश्चन जिसमें x और y नीचे डिनोमिनेटर में होता है, जिसको u और v लेट करके हम लोग आगे बनाते हैं और फिर वहां से x और y निकालते थे. मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज इसी तरह के क्वेश्चंस जो लास्ट एक्सरसाइज में हुए थे उसके वर्ड प्रॉब्लम्स को मैं डील करूंगा और उसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. इस चैप्टर में थोड़ा सा पार्ट रह जाएगा आपका, वो कोशिश करूंगा कि आज मैं उसको भी कवर कर लूं जिसमें यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन जैसी चीजें होंगी. तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कि अगर x और y नीचे में हो और वर्ड प्रॉब्लम में इस तरह के क्वेश्चन हो तो क्या करना है. पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन. तो आइए देखें कि हमारे पास इसके लिए क्या अवेलेबल है. दिस इज योर एक्सरसाइज 3.6 एंड द वर्ड प्रॉब्लम कैटेगरी. ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली क्लास में बनाना बताया था जिनमें नीचे में x और y होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं. तो होपफुली आप लोगों ने इनको जरूर बनाया होगा. अब यहाँ देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का. रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन सील वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट. तो आइए हम लोग देखें कि क्या इसमें करना है. एक तो डाउनस्ट्रीम है और एक अपस्ट्रीम का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कह रहा है कि डाउनस्ट्रीम रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम में 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स और अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. तो इन क्वेश्चंस को बनाना है. हम लोग कैसे बना सकते हैं आइए देखें. यहाँ पे क्वेश्चन है कि रितु डाउनस्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 घंटे में जा सकती है और अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 घंटे में जा सकती है. तो आप लोग पिछली क्लासेस से ही अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि हम नदी की धार को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हमारा स्पीड घट जाता है. और डाउनस्ट्रीम यानी कि हम अलॉन्ग विद द स्पीड ऑफ स्ट्रीम चलते हैं. तो यहाँ दो चीज होता है, एक स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम और एक होता है स्पीड ऑफ रोइंग या स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ मैन होता है. तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट है. एक है आपके पास स्पीड ऑफ रोइंग और एक है स्पीड ऑफ करंट. तो हम इन दोनों को x और y लेट कर लेंगे. स्पीड ऑफ रोइंग को x और स्पीड ऑफ करंट को y. तो लेट स्पीड ऑफ करंट स्पीड ऑफ रोइंग इज इक्वल टू x और लेट स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू y. ये दो काम सबसे पहले करना है लेट करने का, और लेट करने के जस्ट बाद आपको क्या कर लेना है कि अपस्ट्रीम का स्पीड और डाउनस्ट्रीम का स्पीड निकाल लेना है. तो देखिए अपस्ट्रीम में स्पीड कम हो जाता है तो अपस्ट्रीम का स्पीड बनेगा रोइंग में से करंट माइनस कर देना है x माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम का स्पीड डाउनस्ट्रीम के स्पीड में हो जाएगा इनका प्लस, यानी कि x प्लस वाई. तो ये दोनों स्पीड हो गया. तो स्पीड हमें मिल चुका है. अब हमें क्वेश्चन बनाना है. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डाउनस्ट्रीम में 20 किलोमीटर 2 घंटे में. तो चलिए अपस्ट्रीम स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा. अपस्ट्रीम स्पीड जो होगा, तो स्पीड के किसी भी स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम.
ये किसी भी स्पीड के लिए होता है। तो अगर हम अपस्ट्रीम स्पीड का बात कर रहे हैं तो अपस्ट्रीम में स्पीड है हमारा x माइनस वाई, उसमें डिस्टेंस है 4 और टाइम लग रहा है 2 घंटा। आप देख रहे हैं अपस्ट्रीम के अंदर डिस्टेंस है 4, टाइम 2 घंटे। तो 4 डिस्टेंस टाइम 2, ये कट के हो गया 2। तो आपको पहला इक्वेशन मिल जा रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखिए आपका फर्स्ट इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। अब हम यही काम डाउनस्ट्रीम स्पीड के लिए करते हैं। डाउनस्ट्रीम का में 20 किलोमीटर है 2 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड है, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आया है हमारे पास में, डाउनस्ट्रीम का स्पीड है x प्लस वाई, और ये इक्वल टू क्या होगा, डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस है 20 और टाइम है 2, तो 20/2 जो कैंसिल होकर 10 मिला, तो दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आप इसमें कोई भी मेथड अप्लाई कर लें, चाहे एलिमिनेशन, चाहे सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और वहां से x और y का वैल्यू निकाल लें। मुझे जरूर बताइएगा आपका आंसर मिल रहा है या नहीं आया है। अब मैं इसी का दूसरा कैटेगरी लेकर चलता हूं। 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। देखिए 2 वुमेन और 5 men मिलके किसी एम्ब्रॉयडरी के काम को 4 दिन में फिनिश करते हैं। ये फिर वर्क टाइप क्वेश्चन हो गया। और 3 वुमेन प्लस 6 men जो है उसी काम को करेंगे कितने दिनों में, 3 days में। 3 days में कंप्लीट करते हैं। तो बताइए आपको, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड टेकन बाय 1 man अलोन। यानी कि 1 मैन और 1 वुमेन उस काम को कितने दिनों में करेगा, ये निकालना है। तो ये है आपके पास में डाटा। 2 वुमेन और 5 men मिलके किसी काम को 4 days में कंप्लीट करते हैं, और 3 वुमेन और 6 men मिलकर उस काम को 3 days में कंप्लीट करते हैं। तो बताइए 1 man कितने दिनों में और 1 वुमेन कितने दिनों में फिनिश करेगा। तो आप क्या कीजिए, आप लेट कर लीजिए कि 1 मैन उस काम को x days में फिनिश करेगा और 1 वुमेन y days में। हम इसको लिख लेते हैं, लेट अ मैन एंड अ वुमेन can finish the work in x and y days respectively। ये लोग इस काम को x या y days में कंप्लीट करते हैं। Let a man and a woman can finish the work in x and y days respectively। तो work done by 1 man in 1 day, एक आदमी एक दिन में फिर कितना काम करेगा। जैसे वो x days में पूरा काम कर रहा था, तो एक दिन में वो 1/x काम करेगा। इसको कहते हैं कैपेसिटी टाइप क्वेश्चन, कि एक दिन में वो 1/x काम करेगा। जैसे x days में 1 का काम करता है कोई आदमी, x days में 1 पूरा काम, तो 1 day में कितना, तो 1 day में 1/x। ये यूनिटरी मेथड से आता है। तो एक आदमी एक दिन में 1/x काम, and work done by 1 woman in 1 day, ये हो जाएगा 1/y। यानी कि एक 1/x काम करेगा और एक 1/y का काम करेगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। अगर हम एक दिन के हिसाब से चले तो एक दिन में 2 औरतें 2/y काम और 5 आदमी 5/x। तो एक दिन अगर 2 वुमेन इंगेज्ड है तो 2/y वर्क होगा, और आप देख पा रहे हैं 5 men 5 आदमी 5/x वर्क करेगा। तब एक दिन में 1/4 काम होगा, क्योंकि इतने लोग मिलकर उसको 4 दिन में कंप्लीट कर रहे थे, तो एक दिन में 1/4 ही काम हो पाएगा। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। इसी तरह से हम दूसरा इक्वेशन बना लेंगे। दूसरा इक्वेशन कहता है 3 वुमेन एंड 6 men। तो 3 वुमेन के लिए तो 3/y और 6 men के लिए 6/x, और 3 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। तो क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। 3 वुमेन 6 men, तो 3 वुमेन के लिए 3/y और 6 men के लिए 6/x। ये एक दिन का काम है इन लोगों का, तो 3 दिन में काम कंप्लीट होता है, तो एक दिन में 1/3 पार्ट होगा। ये आ गया आपका दूसरा इक्वेशन। और इस तरह का इक्वेशन मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कैसे बनाना है। ये सब आप देख लीजिए 3.6 में जो मैंने बताया था। तो आपको उसी मेथड से इसमें 1/y को u 1/x को v लेट करके आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको
एक्स और वाई का आंसर लेकर आना है। तो मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद ही निकालना है और मुझे बताना है कि आपका आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसी तरह से देखिए, इसका थर्ड पार्ट है एक आपके पास में डिस्टेंस टाइप का क्वेश्चन। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही 300 किलोमीटर चलती है, कुछ डिस्टेंस ट्रेन से और कुछ डिस्टेंस बस से। और सी टेक्स 4 आवर्स इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चले और रिमेनिंग, तो 300 में से 60 अगर हटा दें तो 240, यानी कि 240 किलोमीटर अगर वो बस से चले तो उसको टाइम लग जाता है 4 आवर। फिर क्वेश्चन में अगले पार्ट में कहता है इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, यानी कि 100 किलोमीटर ट्रेन से, 200 किलोमीटर बस से। तो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन प्लस 200 किलोमीटर बाय बस अगर चलता है तो उसे लगते हैं 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी कि 4 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा। तो 4 आवर तो लगा ही, प्लस 10 मिनट ज़्यादा, यानी कि 10/60। 0 से 0 कैंसिल, 6 4 जा 24 प्लस 1, यानी कि 25/6। तो ट्रेन और बस अगर इतने पे चलते हैं तो उसे 25/6 आवर्स लगते हैं। तो अब क्या है, आपके पास डिस्टेंस है ही, डिस्टेंस के हिसाब से आप टाइम निकाल लीजिए, लेकिन उसके लिए आपको ट्रेन और बस का टाइम लेट करना पड़ेगा, स्पीड लेट करना पड़ेगा। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x एंड स्पीड ऑफ बस बी y। हम x और y लेट करने जा रहे हैं स्पीड। तो अब पहले केस पे आ जाते हैं, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो कितना टाइम लगेगा? तो टाइम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, आप सबको पता है कि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो 60 किलोमीटर ट्रेन से, तो इसमें टाइम लगेगा 60, तो डिस्टेंस हो गया किलोमीटर और ट्रेन का स्पीड हो गया x, तो 60/x प्लस 240 किलोमीटर बाय बस, तो 240 किलोमीटर डिस्टेंस और स्पीड है y इज इक्वल टू आपको मिल जा रहा है यहाँ पे 4 आवर। तो ये बच्चों आपका पहला इक्वेशन तैयार हो चुका है। इसी तरह से अगर हम चले 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 100/x प्लस 200 किलोमीटर बाय बस, तो 200/y इज इक्वल टू 4 आवर 10 मिनट, यानी कि 25/6। ये पहले हम निकाल चुके थे, यहाँ पे 25/6 आवर लगे हैं। तो इस तरह से आपका फिर से 2 इक्वेशन मिल जाता है और आपको इन दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा जो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया है। अगर किसी को थोड़ी परेशानी हो रही हो तो इसके जस्ट बाद का जो मेरा वीडियो है वो देख लीजिए और आपको वहाँ से मिल जाएगा कि मैंने क्या सिखाया था। तो चलिए, एक्सरसाइज 3.6 भी खत्म हो चुका है। ऑप्शनल एक्सरसाइज है जो आपको खुद ट्राई करना है। इस तरीके से हमने इस चैप्टर का मेन पार्ट तो कवर अप कर लिया है। अब हम लोग एक चीज़ जो हमने छोड़ा था वो थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए छोड़ा था। आइए हम लोग उस पार्ट को करते हैं जो एक्सरसाइज 3.2 में मिलेगा आपको। ये तो हमारा मेथड हमने सीखा, उस पर बेस्ट क्वेश्चन बनाते चले गए। एक्सरसाइज 3.2 में ये तो लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम मैंने बताया है। अब कंपैरिजन करके आपको लाइंस 3 तरह के होते हैं उनके बारे में जानना है। लाइंस देखिए, अगर 2 लाइंस हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो दोनों लाइन कट रहे हों। अगर 2 लाइन एक पॉइंट पे कटे तो हम इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। और कॉन्करेंट लाइन, ये नाम याद रखिएगा, कॉन्करेंट लाइन, एक जगह पे कटने पे, यानी कि इसका एक सॉल्यूशन होगा कॉन्करेंट लाइन। और अगर 2 लाइन पैरेलल चले जाए तो जैसे एक लाइन गया उससे एक पैरेलल दूसरा लाइन गया, अगर 2 लाइन पैरेलल चले जाए तो उसको हम कहते हैं पैरेलल लाइंस या नो सॉल्यूशन, यानी कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और तीसरा हो सकता है कि एक ही लाइन के ऊपर ठीक दूसरा लाइन आ जाए, यानी कि एक लाइन है और अगला लाइन ठीक इसके ऊपर आ जाए, यानी कि लाइन नंबर 1 भी यही है और लाइन नंबर 2 भी यही है। ठीक है, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। तो अगर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाए
तो हम इसको कहते हैं इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन और ये था कॉन्कुरेंट और ये कहलाएगा कोइंसिडेंट लाइंस। तो आप अपनी कॉपीज में ये तीनों डायग्राम बनाकर लिख लीजिएगा। इनसे रिलेटेड जो भी कंडीशन पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अभी मैं बताऊंगा कि ये A1A2 B1B2 क्या होता है। पैरेलल लाइंस के लिए A1/A2 ये इक्वल टू होता है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू होता है C1/C2 के। और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए तीनों इक्वल A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये आपके पास कंडीशंस हो गए सबके। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 और पैरेलल लाइंस के लिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए A1/2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो आइए हम देखते हैं क्या है ये A1 B1 C1। तो पहले ये जान लीजिए आप कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग जो है वो इक्वेशन जो लिखते हैं किसी का भी वो किस फॉर्म में लिखते हैं। तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं आपके पास में, जैसे एक इक्वेशन लिखा गया 3x + 5y इज इक्वल टू 8 और 2x - 6y इज इक्वल टू 4। तो ये जो हमारा दो इक्वेशन होता है इसी से हमारा A1A2 मिलता है, B1B2 C1C2 मिलता है। तो याद रखिए यहाँ पे क्या चलता है, ये इक्वेशन का फॉर्मेट है A1x + B1y इज इक्वल टू C1 और A2x + B2y इज इक्वल टू C2। A1x + B1y इज इक्वल टू C1, A2x + B2y इज इक्वल टू C2। तो देखिए इस इक्वेशन वाइज हम देख रहे हैं A1 क्या है 3, A2 क्या है 2, B1 क्या है 5, B2 क्या है -6, C1 है 8 और C2 है 4। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ यहीं अगर देख लें कि अगर हम A1/A2 निकालें तो ये कितना मिल रहा है 3/2, B1/B2 निकालें तो ये मिल रहा है 5/-6 और C1/C2 अगर निकालें तो ये हो जा रहा है 8/4, है ना। तो 3/2 5/-6 से इक्वल नहीं होता, यानी कि ये पहले पार्ट पे ही इक्वल नहीं हुआ, ये इक्वल नहीं हुआ। और जब ये इक्वल नहीं होंगे तो ये कहलाएगा यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस रहेंगे आपके पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। याद रखिए हम यूनिक सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट कहते हैं, ये भी याद रख लीजिए, और पैरेलल लाइंस को हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट के केस में हम ऐसे अलग अलग A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल लेंगे। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं मिला तब तो कंसिस्टेंट, और अगर मिल गया तो फिर हम तीसरा भी चेक करेंगे कि वो बराबर मिला है या नहीं मिला है। अगर तीसरा बराबर नहीं मिला तो हम कह देंगे कि वो इनकंसिस्टेंट है। तो इन सब में आपको इन क्वेश्चंस में कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेकआउट करना है। जैसे यहीं पे है 3x + 2y इज इक्वल टू 5, 2x - 3y इज इक्वल टू 7। तो A1 हुआ 3, B1 हुआ 2, C1 हुआ 5, A2 हुआ 2, B2 हुआ -3 और C2 हुआ 7। अगर हम A1/A2 करें तो 3/2, लेकिन अगर B1/B2 करें तो 2/-3। तो ये तो यहीं पे इक्वल नहीं हुआ, तो इसलिए ये कंसिस्टेंट है। लेकिन 2/4 तो 2/4 तो 1/2 होता है, और -3/-6 ये भी 1/2 होता है। तो यहाँ तो दोनों इक्वल आ गया, और इक्वल आ गया तो हम तीसरा भी चेक करेंगे। तीसरा है 8/9, तो ये 1/2 बन रहा है, लेकिन ये तो 1/2 नहीं बन रहा, यानी कि तीसरा इक्वल नहीं हुआ। अगर तीसरा इक्वल नहीं हो तो फिर वो हो जाता है इनकंसिस्टेंट। तो आप अपना कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के कंडीशंस को अप्लाई करके चाहे तो आप इन क्वेश्चंस को बनाते चले जाएं। तो यही था बच्चों।
इसमें अब ग्राफ का पोर्शन रह गया है, जो मैं कोशिश करूंगा अगर क्लास खुले तो ग्राफ के साथ आपको ग्राफ में चीज़ों को कैसे प्लॉट करना है वो भी सिखाएंगे। तो थोड़ा सा वेट कीजिए और उसके बाद हमारा सिर्फ ग्राफ का पोर्शन इसमें रह जाएगा। हमने एक बड़ा सा चैप्टर कवर अप कर लिया है और जल्दी हम लोग आगे के चैप्टर्स की तरफ बढ़ पड़ेंगे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि कोई नया चैप्टर उठाऊं जो आपको मैं कंप्लीट करा सकूं। तो तब तक आप सब लोग जहां हैं सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और हमारा प्रयास होगा कि हम टाइम टू टाइम आपको चीज़ों को बताते रहेंगे और नॉलेज जानकारी देते रहेंगे। तो होपफुली आप सब लोग बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, हमें उम्मीद है। फिर आगे की जितनी भी बातें होंगी वो सब क्लास के अंदर में आपको एक एक करके बताई जाएंगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट के सेक्शन में वो अपना डाउट भेज सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट मेरा वीडियो बने उसमें मैं उसके डाउट को भी क्लियर कर पाऊँ, जिससे सारे स्टूडेंट्स लोगों को फायदा हो। तब तक आप सब लोग लगे रहिए, बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय।